अपन ये सवाल कर रहे थे और शायद सवाल ये हल नहीं हो पाया था। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका इंटरफेरेंस है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो साउंड सोर्सेज हैं। ठीक है, दो साउंड सोर्सेज हैं, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। लैम्डा, यहाँ पे जो साउंड सोर्स यूज हो रहा है उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है कितना है, 3 मीटर। द साउंड सोर्स दैट इज बीइंग यूज्ड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है, and the two coherent sources are of same intensity are arranged as shown. तो एस है और ये एस है, these are two coherent sources, इनकी इंटेंसिटी सेम है। ठीक है, then find the ratio of the resultant intensity at point P and Q in the given situation. पॉइंट P सेम तरीके पे भाई साहब 3 मीटर पे है और Q भाई साहब 3 मीटर पे है। आपने देखा भाई साहब इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या होता है, इंटेंसिटी होती है भाई साहब I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ 5, है ना। इंटेंसिटी ऑफ वेव 1, इंटेंसिटी ऑफ वेव 2 और ये कॉस ऑफ 5 मतलब हो गया आपका फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके। अभी जब मैं Q पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे देखो फेज डिफरेंस अपन कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस से। ठीक है, अगर आपका भाई साहब यहाँ पे, तो आपको मालूम है कि भाई साहब जहां पे आपका फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, वहां पे पाथ डिफरेंस होता है आपका लैम्डा। ठीक है, ओके। तो लैम्डा के फेज, तो लैम्डा अगर आपका पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस भाई साहब कितने का हो गया, 2 पाई का। ठीक है, तो 1 अगर आपका पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा। तो डेल्टा एक्स अगर आपका पाथ डिफरेंस है तो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है कि नोट्स पढ़ रहा है कि इधर ध्यान देगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे यहाँ पे देखो एस एस और ये, तो आप अगर देखोगे इस पूरे में, ठीक है, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, ध्यान से देखो। ठीक है, व्हाट विल बी द पाथ डिफरेंस, तो ये हो गया भाई साहब आपका एस क्यू और ये हो गया एस क्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेट्स से एस डैश है, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, ये यहां तक पहुंचा और ये यहां से यहां तक पहुंचा, दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का होगा, 4 मीटर का। ठीक है, तो आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 4 मीटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अभी यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है, 3, और डेल्टा एक्स की नहीं, आपका डेल्टा एक्स का वैल्यू ये 4 + 3 और ये सिर्फ 3 ना, हाँ, तो 4 हो गया ना। करेक्ट भाई साहब, ये हो गया। तो आपका फेज डिफरेंस, जब हम यहाँ पे क्यू की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 8 पाई बाई 3। अभी इसी को आपको इसमें डालना है। ठीक है, 8 पाई बाई 3, तो कॉस ऑफ 5 विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 8 पाई बाई 3। अभी देखो 8 पाई बाई 3 है, ये ऐसे घूम कर आओगे तो 2 पाई होगा। ठीक है, 2 पाई प्लस, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा, 6 पाई, 7 पाई होगा ना। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 2 पाई, तो अगर 3 6 तो इसको अपन लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते कि नहीं, 3 2 6, 6 + 2 8 पाई, है कि नहीं। ठीक है, 2 पाई मतलब क्या होता है, ठीक है, ये घूम कर आए, तो कॉस 360 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस 2 पाई बाई 3। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, कॉस पाई प्लस, तो ऐसे लिख देते हैं बच्चा, 2 × 180/3, 3 × 60, तो ये हो गया आपका कितना, cos 120। cos 120 की वैल्यू हो जाएगी cos 180 - 60, है ना। cos 180 - 60 हो गया भाई साहब आपका -cos 60, -cos 60 मतलब -1/2। तो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे I ऑफ Q कितना हो जाएगा बोलो, I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू भी I। ठीक है, लेट्स से हमने यहाँ पे सेम इंटेंसिटी है तो I1 की वैल्यू I इज इक्वल टू I2 है। ठीक है, प्लस 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 यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट ऑफ I कॉस ऑफ, तो ये आ गया आपका भाई साहब कितना, -1/2, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका I प्लस I और यहाँ पे हो गया आपका माइनस, ये हो गया आपका I। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, तो आई क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, आई क्यू की वैल्यू हो गई भाई साहब I। ठीक है, आई पी की वैल्यू कितनी होगी, आई पी की वैल्यू, तो यहाँ पे भी सेम होगा भाई साहब I1 + I2 और जो आपका फेज डिफरेंस। अभी मुझे बताओ
यहां से यहां गए आप और यहां से यहां गए, तो इसमें पाथ डिफरेंस कितने का होगा भाई? देखो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा 5, है कि नहीं? तो ये वाला कितना है 5 और ये वाला कितना है 3, तो पाथ डिफरेंस कितने का हो गया 2 का। समझ में आ रहा है ये? तो इस केस में आपका पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा बोलो? डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, 5 माइनस 3 2, ठीक है? तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? फेज डिफरेंस हो जाएगा भाई साहब वैसे ही देखो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 2, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 पाई, लैम्डा की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 3 इंटू 2, तो ये हो गया आपका कितना 4 पाई बाई 3, ये हो गया भाई साहब आपका फेज डिफरेंस। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी cos फाई निकालना है आपको, तो दिस विल बी cos ऑफ 4 पाई बाई 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं cos ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? cos 180 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है? माइनस cos पाई बाई 3, तो ये हो गया आपका कितना माइनस cos 180 बाई 3, तो ये हो गया आपका माइनस cos 60, माइनस cos 60 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2। क्लियर है भाई साहब? ओके, चलो अभी हम यहाँ पे आई, आपने आई क्यू निकाला, अभी आई पी निकालते हैं। आई पी की वैल्यू आई प्लस 2, वही सेम चीज अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई, और वही cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे माइनस 1 बाई 2, ये हो गया माइनस 1 बाई 2, एकदम सेम भाई साहब आपका कितना आ जाएगा आई। तो आई पी की वैल्यू क्या हो गई आई, और आई क्यू की वैल्यू क्या हो गई आई। आपको यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एंड क्यू, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आई पी बाई आई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई बाई आई दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। इफ द इंटरफेरेंस पैटर्न, आपको यहाँ पे देखो इंटरफेरेंस पैटर्न दिया हुआ है, आई मैक्स की वैल्यू दी हुई है अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू दी हुई है कितनी 64 बाई 49, आपको यहाँ पे आई वन बाई आई टू और ए वन बाई ए टू फाइंड करना है। ठीक है, आई मैक्स कब होता है भाई साहब? आपको आई मैक्स बाई आई मिनिमम, तो ये हो जाएगा अगर हम इसको रिलेट करें किसके साथ? एम्पलीट्यूड के साथ। सो दिस विल बी ए वन प्लस ए टू, दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड एक का A1 है दूसरे का A2 है, तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 64 बाई 49। तो अगर हम टेकिंग स्क्वायर रूट करें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आपका A1 प्लस A2, A1 माइनस A2, ये क्या हो जाएगा बोलो? 8 बाई 7। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7A1 प्लस 7A2 इज इक्वल टू 8A1 माइनस 8A2। ठीक है, अभी भाई साहब इस A1 को इधर खिसकाओ, तो तुम्हारा कितना? ओके 7, तो ये हो गया भाई साहब A1, है ना, और इसको इधर लेकर आओगे तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8, तो ये हो गया आपका 15A2। ठीक है, 15A2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आपका A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A1 बाई A2 की वैल्यू गई 15 बाई 1, A1 बाई A2 इज इक्वल टू 15 बाई 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो ये आपका आ गया A1 बाई A2 का वैल्यू। अभी आपको निकालना है I1 बाई I2 का वैल्यू। आपको मालूम है कि I जो है किसके प्रोपोर्शन होता है? A स्क्वायर के, तो I1 बाई I2 दिस विल बी इक्वल टू A1 का स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई साहब 15 बाई 1 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? 225 बाई 1। ठीक है, आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता? बहुत है बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके, ये वाला सवाल देखो कल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैं एक्चुअली वो वाला सवाल करने के चक्कर में इसमें से फिर से जा रहे हैं अपन, वरना इसको स्किप नहीं कर पा रहा था मैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, एक सोर्स है जो साउंड एमिट कर रहा है और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है? 180 हर्ट्ज। ठीक है, उस साउंड की बच्चा पार्टी फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है कितनी? 180 हर्ट्ज। ठीक है भाई साहब, इन फ्रंट ऑफ अ वॉल, ये आपका वॉल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसका? 2 मीटर फ्रॉम इट। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस आपका कितने का है? 2 मीटर। अ डिटेक्टर, साउंड है और ये डिटेक्टर है, साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स है, एंड दिस इज बेसिकली द डिटेक्टर, इज ऑल्सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द वॉल एट द सेम डिस्टेंस। ये जितने डिस्टेंस पे, ये वाला डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो ये वाला डिस्टेंस भी आपका 2 मीटर का है।
there is a sound source which is placed in front of the wall at a distance of 2 meter from it, and there is a detector which is placed in front of the wall at a distance of 2 meter from it. ठीक है, ये दोनों भी आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर डिस्टेंस पे, ये भी आपका 2 मीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके, अभी फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द डिटेक्टर। तो सोर्स और डिटेक्टर में आपका मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछा है, ठीक है, विच डिटेक्ट्स अ मैक्सिमम साउंड। तो आपका भाई साहब मैक्सिमम साउंड जब डिटेक्ट हो रहा है, अभी आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया हुआ है, स्पीड कितना है आपका 360 मीटर पर सेकेंड। चलो तुम्हारा ऐसे ना है, ऐसी तुम 5 बजे क्या सबसे ठीक है। ओके, तो यहाँ पे a source emitting sound of frequency 180 hertz is placed in front of a wall 2 meter from it। ये भाई साहब 2 मीटर। A detector is also placed in front of the wall at the same distance। Find the minimum distance between the sound source and the detector। आपका भाई साहब यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है 360 मीटर्स और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बोलो, 360 और इसकी वैल्यू है 180। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू। तो जो साउंड सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ कितना है, 2 मीटर का वेवलेंथ है। ये तो क्लियर हो गया भाई साहब, क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस मूवमेंट। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि साउंड जो है इस डी पॉइंट पे मैक्सिमम है। इसका मतलब क्या है, दो तरीके से साउंड डी पॉइंट पे पहुंच रहा है। एक तो भाई साहब यहाँ पे रिफ्लेक्शन होके और एक डायरेक्टली होकर। रिफ्लेक्शन जब हो रहा है तो ये जो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलता है, जब आपका किसी रे का इंसिडेंस होता है किसी सरफेस पे, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। and what is the angle of reflection, this is the angle between the reflected ray and the normal। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिजिक्स में आपको प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ नहीं देना है, लेकिन एक मतलब आप यहाँ पे बोलेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से बराबर हो गया। समझ में आता हूँ, ओके। और क्या है भाई साहब आपका बोलो, ये वाला कॉमन साइड हो गया, ठीक है, या आप बोल सकते हैं भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑब्वियसली 90 हो जाएगा। तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एएसए, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये वाला और ये वाला भाई साहब इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा और ये वाला साइड और ये वाला साइड भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको प्रूफ में लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट रिक्वायर दीज थिंग्स टू बी रिटन एज अ प्रूफ। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया भाई साहब, अरे ओ भाई साहब x/2, और ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया, दिस इज ऑल्सो x/2, ये आपका x/2 और ये आपका x/2, ये हो गया आपका 2। अभी ये परपेंडिकुलर, ये हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू x/2 का स्क्वायर प्लस भाई साहब आपका ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर।
दैट इज 2 का स्क्वायर। सो दिस गिव्स यू हाउ मच, x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला भी डिस्टेंस उतना ही होगा। ठीक है, अभी टोटल पाथ यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, ये टुडुंग टुडुंग। तो यहाँ पे आपका टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ, टोटल पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड बाय रिफ्लेक्शन। बोलो भाई साहब ये क्या हो जाएगा, ऑफ साउंड, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4, दैट गिव्स यू हाउ मच, 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ठीक है, यहां पे भाई साहब टोटल पाथ कवर्ड, यहां से स्ट्रेट कितना x। ठीक है, तो टोटल पाथ कवर्ड हियर इज x। आपको बोला जा रहा है कि इन दोनों में ऐसा कुछ हो कि आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे। मैक्सिमम साउंड कब सुनाई देगा, जब आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। ठीक है, कल अपन ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या है, ये आ रहा है वेव, ये दूसरा वेव, तो ये दोनों का मिलाकर वैसा ऊपर। ठीक है, दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम साउंड। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, ये वेव एक ऐसे आ रहा है और ये वेव ऐसे आ रहा है, तो भाई साहब बीच का जो पार्टिकल है उसका कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं, या तो बहुत मिनिमम सा वाइब्रेशन होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। यहां पे आपको पूछा है भाई साहब मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम साउंड कब होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, जब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, अरे बोलो भाई साहब, बोलना तो पड़ेगा ना, एन लैम्डा। समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, कब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बहुत बढ़िया चाचू। नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, सिंपल ऐसे याद रखो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या होता है भाई साहब, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस तुम्हारा कितना आना चाहिए, n लैम्डा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, क्या 0 लैम्डा हो सकता है, ध्यान से समझो, मेरी बात को समझो। यहाँ पे क्या इन दोनों के बीच में n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो क्या x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, सोचिए सोचिए, देखिए अगर यहाँ पे आपका कुछ ऐसा सिनारियो है, यहाँ पे एक साउंड सोर्स है और यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, और समझ लो भाई साहब ये डिटेक्टर है। ठीक है, एकदम मिडिल पॉइंट पे आपने ये एक्सिस पे लिया हुआ है, ये डिटेक्टर है। मुझे बताओ यहाँ से ये साउंड गया इधर और ये साउंड गया ऐसे इधर वेव से, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, हाँ, अरे नहीं चाची, 90 डिग्री कहने होगा, एक्स कैसे होगा, अरे भैया, भाई साहब देखो ये बाइसेक्टर पे है, इनके बीच में पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस मतलब क्या है, तुम भाई साहब सेक्टर 10 से आ रहे हो, तुम भाई साहब सेक्टर 6 से आ रहे हो। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस क्या है, तुम्हारा पाथ डिफरेंस माइनस इसका, तो तुमने जितना कवर किया है माइनस ये, यही तो है ना पाथ डिफरेंस। ठीक है, तुम कितना चले और वो कितना चला, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही पाथ डिफरेंस है। भाई साहब यहां से यहां और यहां से यहां में मैं अगर इसको माइनस करूं तो ये 0 हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। क्या यहाँ पे भी वैसा सिचुएशन हो सकता है, एक साउंड भाई साहब ऐसे आ रहा है और एक साउंड भाई साहब ऐसे आ रहा है, तो भाई साहब क्या इनका पार्ट डिफरेंस 0 हो सकता है, इज इट अ पॉसिबिलिटी, भाई लॉजिकली सवाल पूछ रहा हूँ, इज इट अ पॉसिबिलिटी। हाँ, तुम सर मारो अपना भाई साहब उसी पे, कैसे पॉसिबल हो सकता है भाई साहब, ये पाथ और ये पाथ इक्वल होगा तब ना पॉसिबल होगा। यहाँ पे मैं तुमको एग्जांपल देकर यही तो समझा रहा हूँ, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्यों भाई साहब, ये सारी चीजें बराबर है इसीलिए इनका पाथ डिफरेंस 0 आ रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे भी वैसा होगा, भाई देखो ना इसका पाथ क्या है, इसको डी तक पहुंचने के लिए ये पाथ है इसका, और इसको डी तक पहुंचने के लिए ये पाथ है, इज आर दीज टू पाथ्स इक्वल इन लेंथ, so can it be a possibility that their path difference be ever calculated as 0? No, it is not a possibility, हो ही नहीं सकता ये हो तभी सकेगा जब यहाँ पे वैसा पाथ डिफरेंस, मतलब
जब दोनों ने इक्वल पाथ ट्रैवल किया हो तभी आपका पाथ डिफरेंस 0 आने की संभावना है, अन्यथा नहीं। समझ में आ रहा है ये? तो यहां पे भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस ये 0 लैम्डा वाली सिचुएशन नहीं आ सकती, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो क्या अपन 1 लैम्डा से चालू कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम 1 लैम्डा? यस वी कैन। ठीक है, तो लेट्स से हमने n की वैल्यू ले ली 1, तो आपका भाई साहब x का वैल्यू क्या हो गया? लैम्डा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू लैम्डा, तो x इज इक्वल टू x या डेल्टा x की वैल्यू, डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी इक्वल टू टोटल पाथ कवर्ड बाय दिस वन, दैट इज 2x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 माइनस पाथ कवर्ड बाय दिस वन x। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई साहब? लैम्डा। ठीक है, तो क्या था? हाँ, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई साहब? लैम्डा। चलिए इसको डालते हैं अपन, लैम्डा इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4 माइनस, ठीक है, यहाँ पे भाई साहब एक्स की वैल्यू अपन ने क्या डाली है? ठीक है, एक, ठीक है, एक्स की वैल्यू भाई साहब ये एक्स हो गया, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है आपके भाई साहब? 2। ठीक है, तो पुटिंग दिस वैल्यू एज 2 और इस x को इधर लेकर आओ, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। क्या ये समझ में आ रहा है? दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? 2 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब कर लो इसको एक्सपेंड भाई साहब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4x प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4x, ये हो गया आपका कितना? 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 12। 4x इज इक्वल टू 12, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू भाई साहब कितना आ गया? 3। ठीक है, x की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई? पिन खत्म हो गया, x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? 3। क्लियर है? सबका हो गया कि पिन चाहिए? थैंक यू। ठीक है, तो x की वैल्यू भाई साहब कितनी आ गई? 3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। यहाँ पे देखो दो आपके, कल भी हम शायद इस सवाल को डिस्कस कर रहे थे। ओके, यहाँ पे देखो आपका सवाल क्या दिया हुआ है? S1 एंड S2। एक मिनट भाई साहब, इनसे काम करवाना है, इनको जाने नहीं देना, इनसे काम करवाना है। रुको रुको, कहाँ चले भाई साहब? ओहो, 1 2, हाँ तोड़ ही डालो भाई साहब, तोड़ ही डालो। ठीक है, यहाँ पे देखो S1 एंड S2 आपके दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, S1 and S2 are two coherent sources having initial phase difference 0 of sound located along the x-axis separated by distance of 3 lambda. ठीक है, ये यहाँ पे ही था, यहाँ से गिरा, यहाँ पे आ गया था, बढ़िया है भाई साहब। ओके, S1 and S2 are two coherent sources having initial phase difference 0 of sound located along the x-axis. ठीक है, x-axis पे भाई साहब ये located है S1 और S2, S1 और S2 यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ, इनके बीच में डिस्टेंस कितने का है भाई साहब? 3 लैम्डा का। ठीक है, थैंक यू प्रस्थानम। ठीक है, S1 and S2 are two coherent sources having initial phase difference आपका भाई साहब कितने का? ऑफ 0 ऑफ साउंड, तो आपका इनिशियल फेज डिफरेंस मतलब फाई की वैल्यू कितनी है? 0 है यहाँ पे। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा कब होता है भाई साहब?
जब इंटरफेरेंस में आपका फेज डिफरेंस कितना है या पाथ डिफरेंस कितना है, एन लैम्डा, ठीक है, दैट इज डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है भाई साहब, एन ऑफ लैम्डा, और मिनिमा का मैक्सिमा का ये आपसे मैक्सिमा ही पूछा है, तो एन लैम्डा। ओके, चलो ये वाला पॉइंट उठाते हैं अपन, देखो ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये वाला कितना डिफरेंस आएगा भाई साहब, यहां से यहां तक समझ लो ये कुछ डिस्टेंस होगा, तो अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू एन लैम्डा, क्या ये एन 3 है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमा मिल जाएगा, दिस विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। जैसे ये वाला एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, तो ये वाला भी एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका भाई साहब क्या आ रहा है, 3 लैम्डा, 3 लैम्डा मतलब एन लैम्डा के बराबर, मतलब आपका पाथ डिफरेंस कितना हो गया, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। सो वुड यू गेट अ सिचुएशन ऑफ मैक्सिमा इन दिस केस, आंसर इज यस, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, यहां पे भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस, जैसे मैंने आपको इसके पहले एग्जांपल दिया, देखो ये वाला सिचुएशन, अगर आपका दोनों पॉइंट्स ऐसे है और आप बीच वाले किसी पॉइंट को रीच करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0, ठीक है। यहां पे भी लगभग यही बात हो रही है, देखो इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश है दोनों की, इस पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश है दोनों की, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। तो क्या अपन यहाँ पे 0 लैम्डा लिख सकते हैं, 0 लैम्डा, ठीक है। तो विल दिस बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यस इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। 0 से लेकर 3 लैम्डा, मतलब यहाँ पे कहीं तो आएगा भाई साहब आपका 1 लैम्डा, कहीं तो आएगा भाई साहब आपका 2 लैम्डा। याद रखिए एन लैम्डा जब तक होता रहेगा तब तक आपको मैक्सिमा का सिचुएशन मिलता रहेगा, वेर एन कैन हैव एनी वैल्यूज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो 0 से 3 लैम्डा, तो मतलब कहीं ना कहीं तो आपका यहाँ पे बीच में 1 लैम्डा होगा और कहीं ना कहीं तो 2 लैम्डा होगा। ये 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, what are these situations creating conditions of maxima, because they correspond to the situation of these two waves having a path difference of n lambda, where n is basically an integer, ठीक है। ओके, अभी हम यहां से यहां आते हैं, तो ये हो गया आपका 1 लैम्डा, ये हो गया भाई साहब आपका 2 लैम्डा, यहां से यहां आते हैं 1 लैम्डा, ये हो गया भाई साहब आपका 2 लैम्डा। तो आप देखो अगर यहाँ पे कितने हो गए, 1 2, तो मतलब ऑलमोस्ट 12, ठीक है, यू आर गेटिंग 12 सच पॉइंट्स, so 12 maximas are formed. Are we absolutely clear through this one people? तो यहाँ पे आपका एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे x एक्सिस के अलोंग दो कोहेरेंट सोर्सेस को रखा गया है जिनके बीच में डिफरेंस है 3 लैम्डा का, और आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भाई साहब इस सर्किल में आपको कहां कहां मैक्सिमा की सिचुएशन मिलेगी, ठीक है। फिर जहां जहां भी आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होगा वहां पे भाई साहब मैक्सिमा की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो हमने इस सिचुएशन को फाइंड आउट करने के लिए पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ले लिए, फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए। तो यहाँ पे आपको भाई साहब एक्सट्रीम में आपको इधर मिल गया 0 लैम्डा का सिचुएशन और इधर मिल गया भाई साहब 3 लैम्डा का सिचुएशन। तो इसके बीच के दरमियान जितने भी पॉइंट्स होंगे वहां पे 0 1 2 ये सब आपके भाई साहब क्या हो जाएंगे, मैक्सिमा के पॉइंट्स हो जाएंगे। आर वी क्लियर, ठीक है। ओके ओके ओके, एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स आपके क्या क्या है, A1 एंड A2, A1 और A2 किसके बराबर है, A के बराबर है, and both are superimposed at a point where the path difference between them is lambda by 2। तो डेल्टा x की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी है, अरे बोलो ना भाई साहब क्या हो गया, लैम्डा बाय 2, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, बहुत चंचल हो तुम आज, बोलो भाई साहब फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ अरे चचा यहाँ पे अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस आपका भाई साहब कितना होता है, 2 पाई होता है, अगर 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, अगर भाई साहब यहाँ पे लैम्डा बाई 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 2 पाई हो गया भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेज डिफरेंस पाई, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये समझ में आ रहा है, ओके। पाथ डिफरेंस, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाइव, ठीक है। यहाँ पे A1 का स्क्वायर मतलब भाई साहब A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर है ना, प्लस 2A कॉस ऑफ फाइव, कॉस ऑफ पाई हो गया, ये फेज डिफरेंस का वैल्यू कितना है भाई साहब, कॉस ऑफ पाई कॉस 180 होता है आपका -1, ठीक है। तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो गया 2A स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया आपका कितना 2A स्क्वायर इंटू -1, तो ये हो गया आपका कितना 2A स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर, दैट गिव्स यू हाउ मच 0, बस खत्म भाई साहब,
ठीक है। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, तो ए की वैल्यू हो गई अंडर रूट ऑफ 0 दैट इज 0, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज 0। इन इंटरफेरेंस फिनोमेना इफ द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज 60 डिग्रीज, इसको नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज इक्वल टू आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। ठीक है, ये हो गया आपका डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन, कहीं कहीं पे भाई साहब अलग अलग वर्बियाजेस यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज 60%, तो डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस भाई साहब अगर आपका 60% है, सो दिस कैन बी रिटन एज 60/100। ठीक है, क्लियर है? तो 60/100 मतलब कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये हो गया आपका कितना, 3/5। अभी आपने एक चीज पढ़ रखी है जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, तो अगर आपने भाई साहब इधर न्यूमेटर्स, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, आई मैक्सिमम माइनस आई मिनिमम, तो आप न्यूमेटर को न्यूमेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो प्लस आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ठीक है, अपॉन भाई साहब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर आई मैक्स माइनस आई मिनिमम माइनस आई मैक्स, कैसे कर लो भाई साहब इसको, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई साहब, ये लंबा चलेगा। या अगर अपन ने वैसे प्लस किया और एक बार माइनस कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो आपका क्या है, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, ठीक है, अपॉन भाई साहब यहाँ पे है आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3/5। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर किया, मतलब यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर है देखो आई मैक्स प्लस आई मिनिमम प्लस आई मैक्स माइनस आई मिनिमम। ठीक है, ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, तो इधर भी क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, और अपॉन क्या कर रहे हैं भाई साहब अपन, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम माइनस इसको कर रहे हैं आई मैक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 3। समझ में आ रहा है भाई साहब? इसको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं भाई साहब। डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर, राइट हैंड साइड में भी डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर। ठीक है, क्लियर है? तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, ये और ये कैंसिल। तुम सीबीएसई में थी और तुम लोगों को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं है भाई साहब, देखो यहाँ पे कैसा है, अगर आपका यहाँ पे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। जो तुम लेफ्ट हैंड साइड में करोगे वही राइट हैंड साइड में करोगे। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू डी प्लस सी अपॉन डी माइनस सी, जो फिलहाल हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑल दीज आर कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, तुम लोग का एक चैप्टर हुआ करता था रेशियो एंड प्रोपोर्शन 9th में, जिसमें आपने कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड सीखा था। आप लोगों को सीबीएसई वालों को नहीं था ये, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। अगर आपको कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड नहीं भी आता है, तो भी आप भाई साहब इसको विस्तार पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। क्या अभी अभी देख लेते हैं भाई साहब पहले इसको। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ आई मैक्स अपॉन, यहाँ पे नहीं यार, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ आई मैक्स, और इधर आपका आई मैक्स और आई मैक्स कटा ना, तो ट्वाइस ऑफ आई मिनिमम इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, 8/2। ये कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ये हो गया आपका 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आई मैक्स और आई मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई, 4:1। अगर तुमको कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंड नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो आई मैक्स और आई मिनिमम है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 5i मैक्स माइनस 5i मिनिमम इज इक्वल टू 3i मैक्स, ज्यादा इजी पड़ेगा भाई, प्लस 3i मिनिमम। ठीक है, ओके, 5i मैक्स है 3i मैक्स है, तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ i मैक्स इज इक्वल टू 3 + 5 8 ऑफ i मिनिमम। ठीक है, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे i मैक्स बाई i मिनिमम, ये कितना हो जाएगा बोलो, 8/2 दैट इज 4। i मैक्स अपॉन i मिनिमम इज 4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वही सेम आंसर आ गया देखो। ठीक है, ओके, i मैक्स अपॉन i मिनिमम।
अभी यहाँ पे था भाई साहब फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी, तो आपने रेशियो ऑफ इंटेंसिटी आपको निकालना है भाई साहब आई मैक्स बाई आई मिनिमम, ठीक है, ये आया आपका आई मैक्स बाई आई मिनिमम। एंड एम्पलीट्यूड आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब क्या होता है आई मैक्स बाई आई मिनिमम। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 इसका क्या स्क्वायर, और ये हो जाएगा a1 माइनस a2 इसका स्क्वायर। ये कितना है भाई साहब 9:1, तो a1 प्लस a2 का स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो आपका कितना हो जाएगा बोलो a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 3/1। भाई साहब इसका भाई साहब क्या हो जाएगा 9/1 का हो जाएगा 3/1। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर कंपोनेंट और डिविडेंड आपको डिफिकल्ट लग रहा है। 3a1 माइनस 3a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, तो 3a1 माइनस a1 कितना हो गया 2a1, a2 प्लस 3a2 ये कितना हो गया 4a2, तो a1 बाई a2 कितना हो गया बोलो भाई साहब 4/2, दैट इज हाउ मच 2, a1 बाई a2 हो गया आपका 2। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके, तो आपका पहले तो एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी अभी भी हमने निकाला नहीं है, हमने जो निकाला है वो आई मैक्स बाई आई मिनिमम है। तो a1 बाई a2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, a1 बाई a2 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, तो आपका i1 बाई i2 का वैल्यू कितना हो जाएगा a1 का स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर, दैट इज हाउ मच 2 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, दैट इज 4/1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब i1 बाई i2? क्लियर है, तो i1 बाई i2 हो गया आपका कितना, देखो ये कैसे हो गया, अरे कहा गड़बड़ किए हैं भाई साहब अपन, 3a1 माइनस a1 2a1 a2 प्लस तो है 3/1, तो ये हो गया भाई साहब a1 बाई हाँ हाँ बोलो a1 बाई a2 2 आया ये वाला, अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो 3a1 माइनस 3a2, अच्छा 2/1 है, ओके ओके ओके, यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ओके चलिए, तो ये 2, तो यहाँ पे हो गया आपका 2a1 माइनस 2a2 इज इक्वल टू a1 प्लस a2, 2a1 माइनस a1 कितना आ गया a1, a2 प्लस 2a2 हो गया 3a2, ओके, तो a1 बाई a2 आ गया आपका 1/3, नहीं a1 बाई a2 आ गया आपका 3/1, है ना, ये 3 इधर रह गया, तो आपका i1 बाई i2 क्या आ जाएगा बोलो a1 का स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर, दैट इज 9:1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब i1:i2, ओके ओके ओके, ये वाला सवाल थोड़ा गड़बड़ है भाई साहब, बाद में देखेंगे। चलिए, टू लाउड स्पीकर्स आर शोन इन द फिगर बिलो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ कौन सा, ओके ये लाउड स्पीकर है और ये एक लाउड स्पीकर है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस भाई साहब कितना है, टू लाउड स्पीकर्स एज शोन इन द फिगर बिलो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स, ठीक है, तो ये लाउड स्पीकर भाई साहब 1, ये लाउड स्पीकर भाई साहब 2, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स आर इन फेज, तो ये आपके भाई साहब फेज में है, फेज में है मतलब एक ही सेम फेज में है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। अज्यूम दैट द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द साउंड फ्रॉम द स्पीकर्स इज अप्रोक्सीमेटली सेम एट द पोजीशन ऑफ अ लिसनर, ओके छोड़ो, हु इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्पीकर्स, ये डिस्टेंस भाई साहब कितना है 4 मीटर का, ठीक है, ये 3 मीटर का, तो ये वाला डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा, ये भाई साहब परपेंडिकुलर है कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो फटाफट, 4 3, तो ऑब्वियसली दिस विल बी 5, ओके, फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसीज डज द लिसनर हियर द मिनिमम सिग्नल, तो लिसनर भाई साहब मिनिमम सिग्नल कब सुनेगा, मिनिमम सिग्नल होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे भाई साहब आपका पाथ डिफरेंस शर्मा जी कितना होता है रे 2 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, अगर पाथ डिफरेंस आपका इतना होता है तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ही जाकर आपको मिनिमम सिग्नल दिखेगा, तो सुनाई देगा यहाँ पे, ठीक है, ओके, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई साहब। अभी देखो यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस का वैल्यू, एक लाउड स्पीकर कितने पाथ को कवर करके यहां तक पहुंच रहा है किसके कानों तक, दैट, अरे
अब भी तो निकाल कर दिया, कितना है 5 मीटर ना। इस लाउड स्पीकर का पाथ कितना है 5 मीटर का। ये लाउड स्पीकर से साउंड इसके कानों तक पहुंचे कितना डिस्टेंस कवर करके 4 मीटर का। तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का हो गया 1। सिंपल रखो भाई साहब, पाई लैम्डा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। दिख रहा है आपको, ये लाउड स्पीकर से इसके कानों तक कितना डिस्टेंस है 5 का। ये 5 आपने कैलकुलेट किया है क्योंकि आपको दिख रहा है वो 3 और 4 है, तो ऑब्वियसली भाई पाइथागोरस थ्योरम ये 5 हो जाएगा। क्या इसके 5 होने में कोई चैलेंज है समझने में? नहीं। ओके, तो यहाँ पे आपका पाथ डिफरेंस कितना हो गया 1 का। ठीक है, ओके, ये पाथ डिफरेंस आ गया मतलब आपका डेल्टा एक्स। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 2n+1 इंटू भाई साहब लैम्डा बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है? तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालू यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/2n+1 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो भाई साहब, ये वाला आपने निकाला, ठीक है, इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करो 2/2n+1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 2/2n+1। समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब। ओके, अभी यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दिया हुआ है 330। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। देखो आपका ये हो गया भाई साहब आपका लैम्डा। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या पूछा है फॉर व्हाट फ्रीक्वेंसी। देखो आपका जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। समझ में आ रहा है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी भाई साहब कितनी हो जाएगी, लेट्स से आपने फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज, लैम्डा की वैल्यू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 2/2n+1 है कि नहीं? कह रहे अच्छा चलिए यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख लीजिए, कितनी हो जाएगी v बाई लैम्डा, है कि नहीं? v की वैल्यू कितनी है भाई साहब 330, और लैम्डा की वैल्यू तुमने कितनी निकाली है भाई साहब 2/2n+1, है ना भाई साहब? तो 2n+1 ऊपर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 330 इंटू 2n+1 अपॉन भाई साहब 2। ठीक है, तो इसको कर लो भाई साहब, ये हो गया आपका 2 16 32 2 5 10। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी 165 इंटू 2n+1। ठीक है, ओके, 165 इंटू 2n+1। अभी आप n की वैल्यूज डालते जाइए, तो n की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 165, 2n मतलब 0+1, तो ये हो गया 165। n की वैल्यू अगर 1 है तो 165 इंटू 3, ठीक है, तो ये हो गया 5 3 15, 6 3 18, 119, 3 1 3 1 4 495 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, n की वैल्यू द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर गिवन बाय, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं, आर गिवन बाय दिस। समझ में आ रहा है? देयरफॉर फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो जाएंगी, देखो पहला आ गया 165, दूसरा हो गया 495, 825, ऐसा चलता जाएगा भाई साहब। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ऐसा चलता जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सही आ रहे हैं आप लोग। Okay, okay, okay. Two sound waves emitted by one sound source is approaching at a point through two paths. When the path difference is 36 centimeter and 60 centimeter, then points are silence points. Silence points मतलब साइलेंस पॉइंट मतलब तुम्हारी साइलेंट हो गई भाई साहब। हाँ जी, साइलेंस पॉइंट मतलब हाँ सुनाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मुद्दे पे क्यों नहीं आते भाई साहब? सुनाई नहीं दे रहा मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना भाई? बाबा ब्लैक शिप हैवी यूनी वूल ऐसा पढ़ते थे ना वो, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है भाई साहब, है ना? जब आपका मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट ही नहीं करेंगे, ठीक है, एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि आपके कमरे में बहुत सारे लाइट हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई डार्क स्पॉट नहीं होगा। ठीक है, डार्क स्पॉट उन तमाम जगहों पे होगा जहां पे एक वेव और दूसरे वेव का क्या हो रहा हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहां पे भी भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पे डार्क स्पॉट मिल जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करते हैं अपन। तो आपके साइलेंट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, साइलेंट पॉइंट का मतलब हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ओके, तो आपके साइलेंट पॉइंट्स मींस व्हाट, मिनिमा। ठीक है, तो एक मिनिमा से दूसरे मिनिमा को अपन माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, when path difference is 36 and 66 then the points are silent points। ठीक है, मतलब पहला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कब मिलेगा, अरे भाई साहब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस पे मिलता है आपको, पार्ट डिफरेंस पे मिलता है ना? तो पार्ट डिफरेंस कितना होता है, गहना कितना होता है, बताओ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस कितना होता है?
ओके, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो समझ लो आपका n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो कितना हो गया बोलो, n इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। अगर n की वैल्यू हमने भाई साहब ले ली कितनी, 0, तो आपका डेल्टा x1 की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। चलिए डेल्टा x2 मतलब लेट्स से आपने n की वैल्यू ले ली 1, बोलो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 दैट इज 3 लैम्डा बाई 2। मुझे बताइए इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ जाएगा, लैम्डा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, डेल्टा x2 माइनस डेल्टा x1, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, दैट विल बी 2 लैम्डा बाई 2, मतलब कितना हो गया, लैम्डा, ठीक है। मतलब दो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस में आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा का। समझ में आ रहा है, यही चीज बोले जा रहे हैं। देखो मिनिमम 1 माइनस मिनिमम 2, ये कितना हो गया, लैम्डा, है ना, लैम्डा का डिफरेंस आ गया। ओके, तो अभी भाई साहब यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट इज 60 माइनस 36। इसमें आपको भाई साहब लैम्डा मिल जाएगा, 6 प्लस 4 10, 5 से 3 गया 2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर, जिसको अपन 0.24 मीटर ले सकते हैं, जो कि अगला आपका मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो आपको लैम्डा मिल गया, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी पूछा है, वेलोसिटी कितनी होती है, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखी जाती है, कहीं पे फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे लिखते हैं, एन नहीं होता, इस तरह से होता है भाई साहब, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v बाई लैम्डा। v की वैल्यू कितनी है बच्चा बाटी, 330 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा की वैल्यू भाई साहब कितनी निकाली आपने, 0.24, जिसको अपन लिख सकते हैं 24 इंटू 100, 24 4 6 जा 4 25 जा 6 5 जा 30, चलिए जा रहा है भाई साहब 55 इंटू, तो आपका भाई साहब इतना आ जाएगा 1375 वर्ड्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, two audio speakers are kept some distance apart and are driven by the same amplifier system. A person is sitting, same amplifier system मतलब एम्पलीट्यूड इसका सेम होगा, एंड एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीफाई कर रहा है ना, एम्पलीफायर सिस्टम मतलब एम्पलीफायर देखा होगा आपने अपने बिल्डिंग में, जो भी फंक्शन वगैरह होता है या किसी पे भी एक एम्पलीफायर लगा होता है, उस एम्पलीफायर से वॉइस को अपन एम्पलीफाई करते हैं, मतलब एम्पलीट्यूड को बढ़ाते हैं। तो सेम एम्पलीफायर सिस्टम मतलब दोनों में एम्पलीफिकेशन आपके सेम होगा, मतलब इंटेंसिटी सेम होगी। ओके, मतलब दोनों का ए का वैल्यू भाई साहब सेम हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, अ पर्सन इज सिटिंग एट अ प्लेस 6 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्पीकर्स एंड 6.4 मीटर फ्रॉम अनदर। तो एक बंदा बैठा हुआ है, इसका एक का डिस्टेंस 6.4 है एक लाउड स्पीकर से, और दूसरे से इसका डिस्टेंस कितने का है, 6 मीटर का है। If the sound signal is continuously varied from 500 hertz to 55,000 hertz, what are the frequencies for which there is a destructive interference at the place of the listener? तो आप तो पहले निकाल लो पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितने का हो जाएगा बोलो, 0.4 मीटर का। क्या ये समझ में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब पाथ डिफरेंस कितने का हो, या अभी भी नहीं बोल पाएगा, 5/2, बोला ना, अभी भी नहीं बोला, 2n+1 लैम्डा बाई 2, 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस भाई साहब, ठीक है, आपके किसके बराबर है, 0.4 के बराबर है ना। ओके, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पाथ डिफरेंस हो गया आपका 0.4 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2, इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 0.8 इज इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा। क्या ये समझ में आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, 0.8 अपॉन 2n+1। इस तरह से लिखने का मतलब ये है कि n की वैल्यू तो आप 0 1 2 3 ऐसा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब लैम्डा की वैल्यू। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, ठीक है, तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना हो जाएगा, अभी देखो यहाँ पे आपका 320 है ना, तो आपका फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है कितना, 320, लैम्डा की वैल्यू आपने क्या निकाली, 0.8, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2n+1, ठीक है, 320 इंटू 2n+1। तो आपका भाई साहब इसको अगर हम काटते हैं, ये इधर आया तो एक जीरो बढ़ गया, 8 4 जा 32, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, 400 इंटू 2n+1। ये n जो है वो क्या है, 0 1 2 3 ये वाली वैल्यू है।
तो आपकी फ्रीक्वेंसीज भाई साहब क्या क्या हो जाएगी, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। आपको यहाँ पे पूछा है कि 500 से लेकर 5000 ग्रीवेन फ्रीक्वेंसी है, इसके दरमियान आपके कितने क्या होंगे, आपके मिनिमम साउंड के केसेस होंगे, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा बोलो, आपको देखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 0 डाला आपने तो कितना आएगा 400, वो 500 से नीचे है, नहीं होगा। देखो आपने एपी के सवाल किए थे, आपने एपी के सवाल में ऐसे आते थे देखो कि हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 7 आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, ऐसा है सवाल। तो आप क्या करोगे, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 11 जा 77, 12 जा 84, फिर आप भाई साहब जाते थे जहां पे 100 क्रॉस कर रहा हो, ठीक है। 13 7 जा 91, 14 7 जा 98, फिर 15 7 जा 105, ऐसा कुछ आएगा, है ना। यहां से आपका चालू होगा, ठीक है। तो ऐसा यहां पे भी चालू होगा। देखो अगर मैंने n की वैल्यू क्या डाली 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 इंटू 2 इंटू 0 प्लस 1, तो 400, ये भाई साहब इस रेंज में आएगा ही नहीं। तो अभी आपको देखना है 500 के ऊपर, अगर n की वैल्यू मैंने ले ली 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 इंटू, बोलो ना, 2 इंटू 1 प्लस 1, है कि नहीं, ठीक है। 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज हाउ मच 400 इंटू 3, दैट इज 1200। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया भाई साहब, सही जा रहे हो, ठीक है। अब कैलकुलेट करो भाई साहब, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 400, तो ये हो गया कितना आपका 2000, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 6 प्लस 1 7, 7 इंटू 4 दैट इज 2800। देख रहे हो आपका भाई साहब एपी बनता जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आपको भाई साहब यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कब आपका, तो यहाँ पे आपका व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो जाएंगे, देखो अभी आपका लास्ट टर्म, तो आपको जाते रहना पड़ेगा, कितना 800 तक का ना, 800 का कॉमन डिफरेंस मिल रहा है आपको, 1200 के बाद 2000, 2000 के बाद 2800, 800 ऐड करते रहो, कहां तक जाना है 5000 के नीचे तक या 5000 तक, क्योंकि वही आपका लिमिट है, ठीक है। तो आपके क्या क्या फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी 1200, ठीक है, 2000, देन यू हैव 2800, देन यू ऐड 800 टू इट, so that will be 3600, फिर 3600 प्लस आपका 8, so that will be 4400, 4400 प्लस 8 करोगे तो 5200 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाना है। 1 2 3 4 5, 5 आपके फ्रीक्वेंसीज हो गए, क्या ये समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत है बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। चलिए अभी हम बात करेंगे भाई साहब पिच एंड लाउडनेस, ठीक है, पिच एंड लाउडनेस, स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप एंड बीट्स, ठीक है। तो दीज आर अ लिटिल थियोरेटिकल थिंग्स, ओके। तो आपने देखा भाई साहब, थोड़ा सा रिकैप करते हैं अपन, आपका डिस्प्लेसमेंट वेव, किसी भी वेव इक्वेशन का जो डिस्प्लेसमेंट वेव है वो कितना हो जाएगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू ए नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और प्रेशर वेव का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, p डेल्टा p विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा p नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। इन दोनों में भाई साहब कितने का फेज डिफरेंस होगा, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, क्लियर है। अभी एक चीज ध्यान में रखो, जब आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है तो उसको अपन बोलते हैं एंटी नोड, और जब आपका मिनिमम एम्पलीट्यूड होता है तो उसको अपन बोलते हैं नोड, ठीक है। तो ये हो गया आपके नोड रीजन्स, ये हो गया आपके एंटी नोड वाले रीजन्स, दीज आर एंटी नोड रीजन्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। व्हेन देयर इज अ नोड इन द डिस्प्लेसमेंट वेव, तो जब आपके डिस्प्लेसमेंट वेव में क्या है, नोड है, तो आपके आपके प्रेशर वेव में क्या रहेगा, एंटी नोड, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट ऑफ द प्रेशर वेव, क्योंकि दोनों में भाई साहब पाई बाई 2 का डिफरेंस है, एंड वाइस वर्सा। व्हेन देयर इज एन एंटी नोड इन द डिस्प्लेसमेंट वेव, यू विल हैव अ नोड इन द प्रेशर वेव, ठीक है। तो प्रेशर आपका डिस्प्लेसमेंट वेव का भाई साहब क्या हो जाएगा, ए नॉट साइन ओमेगा, सॉरी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, और आपका प्रेशर का भाई साहब प्रेशर वेव में अगर हम इसको डालेंगे तो माइनस डेल्टा पी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस। इनमें भाई साहब फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का। इसका एंटी नोड नोड के साथ कंबाइन करेगा, इसका नोड भाई साहब एंटी नोड के साथ, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। तो आपका आपने हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भाई जो न्यूटन के फॉर्मूले से था वो था भाई साहब आपका ओ नेक दुख रहा है, अच्छा जी। तो ये आपका भाई साहब गामा पी अपॉन आपका डेंसिटी, तो ये हो गया गामा आर टी अपॉन एम। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर एंड डेंसिटी डू नॉट अफेक्ट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द वेलोसिटी इंक्रीजेस। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, as the humidity increases velocity of sound increases, these are things that we have already discussed। intensity of a sound क्या होता है, power upon area, so that will be how much, half
रो वी, ठीक है, ये हो गया डेंसिटी, ओमेगा इनटू ए का स्क्वायर, जिसको अपन डेल्टा पी स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन 2 रो वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया इंटेंसिटी। ओके, अभी नाउ व्हाट इज पिच? पिच इज द क्वालिटी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू जज साउंड्स एज हायर एंड लोअर इन द सेंस एसोसिएटेड विद म्यूजिकल मेलोडीज। जैसे अगर आप आंख बंद कर कैसे बैठे हुए और पीछे से कोई इंसान चिल्लाता हुआ जा रहा है, सिर्फ आवाज सुनकर क्या आप बता सकते हैं वेदर इट इज अ मेल्स वॉइस और अ फीमेल्स वॉइस? कैन यू? अगर वो बच्चा ना हो तो आप बता सकते हैं, राइट? अगर वो छोटा बच्चा ना हो तो आप बता सकते हैं मेल्स वॉइस है या फीमेल्स वॉइस है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेल और फीमेल के वॉइस में पिच का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के वोकल कॉर्ड्स में डिफरेंस है। बच्चे का वोकल कॉर्ड दोनों में ऑलमोस्ट सेम साइज का होता है। जैसे जैसे हम प्यूबर्टी के एज को क्रॉस करते हैं, मेल्स में वोकल कॉर्ड्स का साइज और फीमेल्स में वोकल कॉर्ड्स का साइज अलग हो जाता है, जिसकी वजह से भाई साहब पिच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब एक हाई पिच साउंड है और ये एक लो पिच साउंड है, ठीक है। द ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी द हाइयर इज द पिच। अगर एक मेल और एक फीमेल दोनों सेम चिल्लाएं, ज्यादा इरिटेटिंग कौन सा लगेगा? दोनों का लाउडनेस अगर सेम हो तो ज्यादा इरिटेटिंग जो आपके कान में बिधेगा वो कौन सा होगा? फीमेल का। क्यों? क्योंकि भाई साहब फीमेल का जो पिच है दैट इज हाइयर, ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी हाइयर है। फीमेल के वोकल कॉर्ड्स का जो पिच है दैट इज हाइयर। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना लेडीज को चिल्लाओ मत ज्यादा, भाई साहब कितना चिल्लाती, ठीक है। जेंट्स भी चिल्लाते हैं, ठीक है, लेडीज का चिल्लाना ज्यादा कान को लगता है क्योंकि इसका पिच हाइयर है, ठीक है। अभी आप समझिए पिच हाइयर मतलब क्या है कि आपका कान का पर्दा है ये, ठीक है। अभी लेडीज और कोई जेंट्स दोनों भी सेम लाउडनेस से चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो पिच है वो आपका कान का पर्दा ऐसे ऐसे हिलेगा वैसे, ठीक है। लेडीज अगर चिल्ला रही है ना तो आपका कान का पर्दा देखो इतने में इतनी बार हिलेगा, ठीक है। दैट इज द रीजन इट कॉजेस इरिटेशन, ठीक है। आप किसी लेडीज को अगर चिल्लाते हुए सुनेंगे एज कंपेयर टू अ मेल, दोनों इरिटेशन कॉज करेंगे, बट दिस इज द रीजन व्हाई इट विल कॉज इरिटेशन, ठीक है। क्या ओके, यहाँ पे हम जेंडर बेस्ड साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड और मेक यू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पिच इन द साउंड, ठीक है। ये आपका पिच होता है, ठीक है। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द साउंड वेव। ओके, लाउडनेस क्या होती है भाई साहब? लाउडनेस refers to how loud or soft a sound seems to a listener, ठीक है। Intensity is defined as the amount of energy crossing per unit time through unit area perpendicular to the direction of sound wave propagation, ठीक है। तो इंटेंसिटी तो अपन ने देख लिया भाई साहब, फॉर्मूला क्या है। लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों भी एक ही चीज होता है। अगर आपको किसी सवाल में लाउडनेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है और वो मैथमेटिकल सवाल है तो आपको इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड के साथ उसको कोरिलेट करना है, ठीक है। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन है? Intensity is directly proportional to the square of amplitude and intensity is also directly proportional to the square of frequency, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, तो लाउडनेस तो हम सबको समझ में आता है, व्हाट इज लाउडनेस। ओके, स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव, इसीलिए अपन भाई साहब आपका इसके पहले वाला चैप्टर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उस चैप्टर में आपका बीट्स आपका ये सब स्टेशनरी वेव था, ठीक है। ओके, when two identical waves transverse हो या longitudinal propagating in opposite direction superimposed in bounded medium then the resultant wave is called a stationary or standing wave। आपका भाई साहब बाउंडेड मीडियम है मतलब जा नहीं पा रहा है, ठीक है, जा नहीं पा रहा है। आप समझिए भाई साहब, आप एक कमरे में बंद कर दिए गए, आप इस दीवार से इस दीवार जा रहे हैं, इस दीवार से इस दीवार जा रहे हैं, इस दीवार पूरे दिन यही कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग? इज देयर एनी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर यू? नो, यू आर एट द सेम प्लेस, ठीक है। इन द सेम वे एक वेव है जो ऐसे जा रही है, टकरा कर फिर ऐसे आ रही है, ठीक है। अभी ये वेव का जाना और आना कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये जाते वक्त ऐसे है, टकरा कर भाई साहब इसका फेज डिफरेंस कितने का हो गया? π/2 का। अब उन सारे मीडियम पार्टिकल्स के बारे में सोचो जो यहां पे होंगे। व्हाट विल हैपन टू दीज मीडियम पार्टिकल्स? दे आर नॉट गोइंग टू वाइब्रेट। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपका इधर और इधर इक्वल है और क्योंकि सेम वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, तो मतलब आपका कोई ऐसा सिचुएशन आएगा ही नहीं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आए A1 माइनस A2, हमेशा आपका जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब वेव के अस्तित्व होने के बावजूद भी इस पर्टिकुलर कमरे में या इस पर्टिकुलर बंद सोर्स में आपको कोई मीडियम पार्टिकल का भाई साहब वाइब्रेशन नहीं मिलेगा और इसी को अपन बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, विच मीन्स दैट द वेव एग्जिस्ट बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स डजंट एग्जिस्ट।
ठीक है, वेव तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ओके, सो आपका भाई साहब दो टाइप का वेव्स हो गया, ठीक है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। ठीक है, दोनों टाइप में भाई साहब आ जाएंगे। स्टेशनरी वेव्स मतलब वेव्स तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वेव्स में भाई साहब कुछ ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, वेर इन द क्रेस्ट is meeting with the trough at the same point because of which there is no resultant displacement of the medium particles, so we will call it as standing wave। ठीक है, okay, according to the nature of reflected surface, reflection is of two types, reflection from rigid and reflection from free end। आपने जैसे उस दिन देखा कि एक रस्सी लिया हुआ है हमने और इस रस्सी को हमने रिजिड एंड से बांध के रखा है, तो ये एक रिजिड एंड हो गया। और अगर भाई साहब फ्री एंड हो गया तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपका भाई साहब जो पोल है उस पोल पे अपन ने ऐसा कुछ बांध कर रखा है रस्सी से, तो आप जैसे ही इस वेव को देखो तो ये ऊपर चला जाएगा भाई साहब, ट्रंग ट्रंग। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शंस, वन इज फ्रॉम अ रिजिड एंड, जो ठोस है भाई साहब, तो आपका ये रस्सी है भाई साहब इससे फिक्स्ड है, और एक है भाई साहब जो एंड ही मूव कर रहा है, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसिकली रिफ्लेक्शंस। ओके, तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड एंड, ध्यान से देखिए यहाँ पे, whenever a traveling wave reaches a boundary, तो ये आपका बाउंड्री है, पार्ट ऑफ ऑल द वेव विल बी रिफ्लेक्टेड, तो आपका पूरा वेव ही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अभी देखो कोई भी फिनोमिना में आपका एक होता है रिफ्रैक्शन और एक होता है रिफ्लेक्शन, तो इसी तरह से जैसे आपके लाइट वेव्स में भी आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे भी भाई साहब रिफ्लेक्शन होगा, इसीलिए अपन बोल रहे हैं पार्ट ऑफ विट विल बी रिफ्लेक्टेड, थोड़ा बहुत इस मीडियम में डिस्टर्बेंस चला जाएगा, वेव का जो डिस्टर्बेंस है वो इस मीडियम में चला जाएगा। आप भाई साहब जोर से अगर मार रहे हैं इसको तो क्या इस मीडियम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा? दो तीन बार मारूं तो उधर वाला आप इधर आ जाएगा भाई साहब, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जा रहा है ना भाई साहब, डिस्टर्बेंस मीडियम में प्रोपोगेट हो रहा है, ठीक है। तो ये वेव आया, थोड़ा बहुत मीडियम में जाएगा और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। जैसे अगर आप, मैं यहाँ पे हथौड़े से अगर किसी चीज को मारूं या ड्रिल करूं, तो आप यहाँ बैठे हैं और बाजू वाला उधर बैठा है, कौन ज्यादा सुनेगा? आप, लेकिन बाजू वाला भी सुनेगा, मतलब एमिशन भी हो रहा है ना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हेन अ ट्रैवलिंग वेव रीचेस अ बाउंड्री, जब वो बाउंड्री तक पहुंचता है, part of the wave will be reflected, part will be reflected and part goes into the medium। वही सेम चीज है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो लाइट वेव्स में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। कंसिडर अ पल्स ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, व्हेन द पल्स रीचेस द फिक्स्ड वॉल इट विल बी रिफ्लेक्टेड, तो रिफ्लेक्शन तो भाई साहब इसका होगा। आइडियली इट डज नॉट ट्रांसमिट एनी पार्ट ऑफ द डिस्टर्बेंस टू द वॉल। हम एक आइडियल सिनेरियो में मान लेते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस जाता है, ठीक है। दिस मस्ट बी नोटेड द रिफ्लेक्टेड पल्स इज इन्वर्टेड, ऐसे गया तो ये आपका रिफ्लेक्टेड पल्स इन्वर्टेड आएगा, ठीक है। तो आपके इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में कितने का फेज डिफरेंस होगा बच्चा पार्टी? पाई का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट पल्स और रिफ्लेक्टेड पल्स में आपका पाई का डिफरेंस होगा, ठीक है। ओके, रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री एंड, अभी वैसा अगर ये पॉइंट ऊपर नीचे हो गए, ठीक है। Now consider another case when the pulse arrives at the end of the string that is free to move vertically. This string is free to move vertically. Again the pulse will be reflected. तो यहाँ पे भी आपका pulse reflect तो होगा, but this time its displacement is not inverted. As the pulse reaches the post, it exerts a force on the free end, causing the ring to accelerate upward. तो ये रिंग भाई साहब क्या होगा? ऊपर जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? The ring will go upward. Okay. तो अभी आप देख लेते हैं भाई साहब रिजिड एंड और फ्री एंड। रिजिड एंड में क्या हो रहा है? इन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स हैव फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो आपका इंसिडेंट वेव में और रिफ्लेक्टेड वेव में आपका फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? पाई का। तो ये हो गया इंसिडेंट वेव, इसका इक्वेशन समझ लीजिए, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिवर्सेस आल्सो फेज डिफरेंस ऑफ पाई। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड वेव का और इंसिडेंट वेव का कितने का फेज डिफरेंस है? पाई का। तो अगर इंसिडेंट वेव का
ओके बच्चा पार्टी समझिए इसको, ठीक है। ये आपका ठोस वॉल है, गया और रिफ्लेक्ट हुआ, दोनों में कितने का फेज डिफरेंस हुआ, पाई का। तो अगर आपका इंसिडेंट वेव का इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव का क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। यहाँ पे आप के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस पाई का, क्योंकि ये आपका फेज डिफरेंस हो गया। ओके, साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन, ये देखो ये आया 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू थीटा किसके इलाके में आ गया, टैन के इलाके में आ गया, तो आपका माइनस हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा बच्चा पार्टी, साइन 180 प्लस थीटा हो जाएगा आपका कितना, माइनस साइन थीटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच, फाइव आई प्लस फाइव आर, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इसमें रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इंसिडेंट वेव का, और ये हो गया भाई साहब रिफ्लेक्टेड वेव का। इंसिडेंट वेव का कितना है भाई साहब, दिस इज ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड वेव का ए साइन माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अगर ए को कॉमन निकाल लें तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। वही आ रहा है, देखो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी, इसीलिए बोला था मैं देख कर रहा हूँ भाई साहब, नहीं देखा तुमने, ठीक है। साइन ए माइनस साइन बी कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी, टू साइन ए माइनस बी बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू। तो कर लो इसको भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया भाई साहब, उड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा भाई साहब, वाई आपका रिजल्टेंट दिस विल बी इक्वल टू ए, ए यहाँ पे हो गया आपका कितना बोलो, ए इंटू ये हो जाएगा टू, टू साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन टू, ठीक है। आपका यहाँ पे कॉस कितना भाई साहब, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स अपॉन टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, ए टू साइन माइनस टू के एक्स बाई टू, और यहाँ पे कॉस, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, कॉस टू ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, ए टू साइन माइनस के एक्स, और ये हो गया आपका कितना, कॉस ओमेगा टी। इसको भाई साहब बाहर करो तो ये हो गया माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो दिस विल बी दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये हो जाएगा आपका कितना, माइनस टू ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अगर आपने भाई साहब टू ए साइन के एक्स ले लिया, क्या आपका ए, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई साहब, जीरो हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आपका एक्स अगर जीरो है तो साइन की वजह से ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, जीरो। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। अभी अगर आपका फ्री एंड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट वेव ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड वेव भी ऐसे आ रहा है, तो इनका बीच का डिफरेंस, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखा देखा, कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा ना भाई साहब, ये ऐसे आया और ऐसे क्या, देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर इंसिडेंट रे कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, हाँ एक चीज है कि भाई साहब यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के एक्स हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्यों होगा बोलो, ये क्यों होगा, देखो एक्स को अगर आपने इस तरफ जाते हुए नेगेटिव लिया है तो इस तरफ आते हुए पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, या इस तरफ जाते हुए पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ आते हुए नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी से कोई लेना देना नहीं है और ना ही फेज डिफरेंस से कोई लेना देना है, लेकिन अगर आप एक्स को एक तरफ माइनस मान रहे तो दूसरा तरफ प्लस मानना पड़ेगा, एक तरफ प्लस मान रहे हो तो दूसरा तरफ माइनस मानना पड़ेगा। तो अगर आपने इंसिडेंट रे को माना है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड रे को आपको मानना है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है।
ओके, तो आपका भाई साहब अभी हम इसको प्लस करेंगे, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना होता है, 2 साइन ए प्लस बी सी डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाई साहब ए, ठीक है। ये हो गया आपका कितना, 2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, अपॉन 2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स बाई 2, ठीक है। ये आपका भाई साहब के एक्स कैंसिल हो गया, 2 ओमेगा टी, तो 2 साइन ओमेगा टी, ठीक है, कॉस यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा टू में, तो ये हो गया आपका माइनस 2 ओमेगा एक्स माइनस 2 के एक्स, तो ये हो गया आपका कितना, माइनस के एक्स, है ना। ये हजम कर लेगा, कॉस माइनस को हजम कर लेता है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा बोलो, दिस विल बी 2a साइन साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अगर अपन ने इस पूरे को मान लिया क्या, एम्पलीट्यूड, अभी ध्यान से समझो, क्योंकि जहां पे आपका x होगा उसको आपको एम्पलीट्यूड मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपने एम्पलीट्यूड को क्या माना था, 2a साइन के एक्स को, वैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड किसको मानना पड़ेगा, 2a कॉस के एक्स को, ठीक है। तो इसको अगर आपने एम्पलीट्यूड माना x की वैल्यू अगर 0 होगी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये 1 हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी 2a, ठीक है। तो आपके भाई साहब रिजिड और फ्री एंड में क्या डिफरेंस है, रिजिड एंड से जब रिफ्लेक्शन होकर आएगा तो फेज डिफरेंस आपको पाई मिलेगा। अगर आपका इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव का होगा a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180, ठीक है। उसके बाद भाई साहब ये जोड़ घटाव करके आपको क्या मिल रहा है, आपको ये माइनस माइनस 2a साइन के एक्स ओमेगा टी। तो आपने अगर भाई साहब इसको ले लिया एम्पलीट्यूड, तो आपका भाई साहब x की वैल्यू जब 0 तो a की वैल्यू भी 0। आपका भाई साहब अगर रिजिड एंड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आपका इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो रिफ्लेक्टेड वेव का होगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। फेज डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का फेज सेम होगा, सिर्फ एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका भाई साहब ये इक्वेशन आ रहा है। तो एम्पलीट्यूड को क्या ले लेंगे, 2a cos x, और इस हिसाब से अगर x की वैल्यू 0 है तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2a। इसी के साथ आज का समाचार यहाँ पे समाप्त होता है। आपके पेशेंस के लिए